नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें। ऑलरेडी हमने सीबीटी 1 की तैयारी के बारे में बता दिया है कि सीबीटी 1 की तैयारी कैसे करें। एक तरह से हमने नोट भी प्रोवाइड कर दिया है, रीजनिंग कैसे तैयारी करें, साइंस को कैसे तैयारी करेंगे, मैथ की कैसे तैयारी करेंगे, और इंग्लिश के लिए हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। इंग्लिश का आप लोग टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग पढ़िए, मैथ पढ़िए, और साइंस का भी बीच बीच में हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी रीजनिंग मैथ पर, और साइंस भी थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ते रहिए। बाकी इंग्लिश का चिंता नहीं कीजिए, इंग्लिश हम कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक तरह से सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें। तो सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जनरली एक तरह से हमारा जो फोकस रहेगा कि पूरे स्ट्रेटजी पर, कि कैसे हम एक ऐसे जनरली हम मैकेनिकल के बेस पर बताएंगे सभी ब्रांच को कि आप कैसे तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अपना जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक बुक होता है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लिए हैं कि जो बेसिक बुक होता है उससे हम कैसे पहले अपना बेस बनाएं। क्योंकि देखिए कि सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए आपको जो एक तरह से सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर 120 मार्क का एक तरह से 120 क्वेश्चन रहेगा 120 मार्क्स के लिए। और सीबीटी 1 में क्या है, 150 क्वेश्चन है। तो वहाँ पर तो एक तरह से अलग है, फुल्ली एक तरह से नॉन टेक है। लेकिन इसमें क्या है, फुल्ली एक तरह से आपको टेक्निकल आने वाला है। या किसी किसी में तो अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछेगा या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछेगा, लेकिन मोस्टली में एक तरह से टेक्निकल चीज़ें आने वाली है। जिस डिसिप्लिन से आपने जो एजुकेशन को ग्रहण किया है, जैसे अगर मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, या बीएससी फिजिक्स से किए हैं, मैथ से किए हैं, तो जो भी अपना जो आईटी वाले ट्रेड हो गए हैं तो वो भी अपना जो फिटर से किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, तो ये सारे जो अपना ट्रेड रिलेटेड उससे पूछने वाला है। तो हम देखेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही है, तो रहना चाहिए। जो हमने सेप्टेम्बर 10 जो दिया था, सेप्टेम्बर 10 में हम वहाँ पर जो टाइम मिला था, एक तरह से बहुत कम टाइम मिला था। दोस्तों बताना चाहते हैं कि 5 मंथ में ज्वाइनिंग फॉर्म फिल से लेकर ज्वाइनिंग करा दिया था। तो सोचिए कितना स्पीड होगा। 1 से 1.5 मंथ में सीबीटी 1 एग्ज़ाम ले लिया था। उसके बाद फार्म भरने से लेकर बता रहे हैं, उसके बाद जैसे ही हो गया, लगभग ये 2 मंथ हो गया कंप्लीट, रिजल्ट आते आते लगभग एक 20 से 25 एक महीना में सीबीटी 2 एग्ज़ाम ले लिया। फिर वो हमारा कितना हो गया, ये लगभग 3 महीना हो गया। फिर रिजल्ट आने में 15 दिन लगा, 10 दिन से 15 दिन। उसके बाद तुरंत डीबी के लिए बुला लिया। तो डीबी के जब बुलाया 15 दिन के बाद रिजल्ट आने के, उसके बाद जैसे डीबी हुआ तब 15 से 20 दिन में ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया। तो ज्वाइनिंग के लिए 1 मंथ दिया था। तो इस तरह ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया था, 1 मंथ ही दिया था। उस इतने कम समय में हमने कैसे तैयारी किया था सीबीटी 2, और सीबीटी 1 के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। सीबीटी 2 की कैसे तैयारी, हमारा क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी कि हमारा एक तरह से अच्छा खासा स्कोर भी आया था। 97 लगभग 97.67 कुछ था, 97 प्लस नंबर आया था हमारा। वो परसेंटेज उस समय आया था। तो परसेंटेज ही परसेंटाइल स्कोर ही देता है, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम होता है ना। तो 97 परसेंटाइल प्लस आया था। तो हम कैसे एक तरह से इतना कम समय में, क्या हमारी स्ट्रेटजी रही थी तैयारी करने के लिए, क्या एक तरह से हमने हमारा पैटर्न बनाया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो ट्रेड है, या जो आपके ब्रांच है, या जो आपके एक तरह से ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है जिससे आप भरे हैं, उसका एक बेसिक बुक आपको ढूंढना है कहीं ना कहीं से। आपको पता करना है जो आपने पढ़े हैं, उस फील्ड के जो बेसिक बुक है उसको पढ़ना है। जैसे देख सकते हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक बुक होता है ना, आर एस खुरमी या जेके गुप्ता का एक बुक होता है। यहाँ देख सकते हैं कि आर एस खुरमी साहब की और जेके गुप्ता दोनों ने मिलकर एक बुक तैयार किए थे। वो एक तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक बुक होता है। तो ये बेसिक बुक के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे हम एक तरह से यहाँ से लेके और जो एडवांस लेवल का बुक होता है उसको हम कैसे एक तरह से पढ़े थे। तो देखिए दोस्तों, जो बेसिक बुक होता है किसी भी ब्रांच के लिए, किसी भी एक तरह से सब्जेक्ट के लिए, तो उस बेसिक बुक में आपको एक तरह से थ्योरी दिया रहता है और प्लस एक तरह से ऑब्जेक्टिव भी दिया रहता है। तो इस बेसिक बुक से हम बता देते हैं कि अभी तक हमने टेक्निकल कई सारा एग्ज़ाम निकाला है। तो पहला एग्ज़ाम के बारे में हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा जो एग्ज़ाम निकला था, एनएमडीसी निकला था। एनएमडीसी ये क्या होता है, कर्नाटक में ही है, एक तरह से नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो वहाँ पर आयरन का माइनिंग होता है, ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस एग्ज़ाम को हमने क्रैक किया था, जो एक तरह से टेक्निकल था, और उसमें थोड़ा ननटेक भी पूछा था। साथ ही साथ हमने दूसरा एसडीएससी क्रैक किया था। तो ये सतीश धवन जो इसरो का होता है उसको क्रैक किया था। स्किल टेस्ट में हमको फाइनली नहीं हुआ था, लेकिन हमने एक तरह से अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो वहाँ फुल्ली टेक्निकल होता है। साथ ही साथ और भी हमारा एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। कई सारा एग्ज़ाम दिए लेकिन क्रैक नहीं हुआ। हम क्रैक के बारे में बता रहे हैं कि कितने हमारा एग्ज़ाम क्रैक हुआ टेक्निकल के लिए। उसके बाद हमारा तीसरा एग्ज़ाम था आरआरबी
आरआरबी जेई। अरे अरे अभी तो ये तो फिलहाल का है। और हमारे इससे पहले जो हमारा है डीआरडीओ का है, डीआरडीओ सेप्टम 10 क्रैक किया हमारा, सिलेक्शन भी हुआ है। और चौथा हमारा है आरआरबी जेई। तो हमने 4 एग्जाम को क्रैक किया है, 2 में हमारा सिलेक्शन हुआ है, डीआरडीओ और रेलवे जेई में। अभी मैं डीआरडीओ में हूँ, रेलवे जेई भी कुछ दिन में हो सकता है ज्वाइन करूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इस चारों एग्ज़ाम से और भी कई एग्ज़ाम हमने दिया है, तो उससे हमारा एक्सपीरियंस है, एक तरह से हमें अनुभव प्राप्त हुआ है कि आखिर आप टेक्निकल कैसे कवर करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, जो आपको एक तरह से बेस से लेकर एक जो थे एक हाई लेवल तक कैसे करेंगे, एग्ज़ाम के लेवल तक कैसे पहुँचेंगे। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये बेसिक बुक है, इसमें क्या आखिर कंटेंट दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने जो डिप्लोमा में जितने भी एक तरह से जो ब्रांच पेपर पढ़ा वो सब दिया हुआ है। पहला हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, जो पूरा इसमें डिटेल्स में दिया है, 7 प्लस से थ्योरी दिया है और ऑब्जेक्टिव दिया है। दूसरा क्या स्टैंडर्ड मटेरियल हो गया। तीसरा हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मशीन हो गया, फिर हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में बताया गया इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है। स्टीम बॉयलर एंड इंजन हो गया, स्टीम नोजल एंड टरबाइंस हो गया, आईसी इंजन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। उसके बाद कंप्रेसर हो गया, देख सकते हैं कंप्रेसर एंड गैस एंड डायनेमिक्स एंड गैस टरबाइन हो गया। हीट ट्रांसफर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है, थ्योरी मशीन हो गया। और साथ ही साथ इसका जो 12 टॉपिक है क्या है, मशीन डिजाइन है। फिर इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या है, ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या टोटल 17 चैप्टर दिया है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि डीआरडीओ कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करता है और एक तरह से कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो एक तरह से कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, उससे अगर बात करना चाहते हैं और खासकर सेप्टम 10 के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उसका जो फेवरेट टॉपिक एक तरह से बात करेंगे, तो उसका फेवरेट टॉपिक है जो पहला तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो पूरा मैकेनिकल का एक तरह सिविल का बेस होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड मटेरियल, तो ये हमारा 2 इंपॉर्टेंट हो गया। उसका हाइड्रोलिक फ्लूइड एंड मशीन, ये चारों चैप्टर हो गया, ये हमारा हो गया 4 गो इधर। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद ये जो है ज़्यादा पूछता है हमारा आईसी इंजन से पूछता है। हाँ, ये हमारा जो 5वां जो रहेगा आईसी इंजन रहेगा। न्यूक्लियर वाला पोर्शन इतना नहीं देता है, लेकिन आपको ज़्यादा आईसी इंजन से पूछता है। उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसके बाद स्टीम बॉयलर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और नोजल से भी क्वेश्चन आता है, नोजल से क्या लॉसेस हो गई इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर उसके बारे में बता रहे हैं, जिसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कंप्रेसर से जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्रेशर कितना रिड्यूस है, ऐसे मतलब जो थ्योरी टाइप के हैं वो पूछते हैं। उसके बाद थ्योरी मशीन से भी क्वेश्चन रहता है, और उसके बाद मशीन डिजाइन से क्वेश्चन कम रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन रहते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल से क्वेश्चन रहते हैं, अच्छे खासे रहते हैं। वर्कशॉप से क्वेश्चन रहता है, प्रोडक्शन से क्वेश्चन रहता है, और इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन रहता है। ऑटोमोबाइल से उतना क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है, लेकिन हमारा जो एक तरह से जो हमने टिक किया है, और ये सारे जो टॉपिक है जो काफ़ी एक तरह से मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके डीआरडीओ सेप्टम में जो हमने देखा था, और सेप्टम 11 में खास करके यही एक तरह से होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल के लिए। उसी तरह आप एक तरह से इलेक्ट्रिकल के लिए होता है, जो इसमें से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर, जो ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे हालांकि आपको सिलेबस जो डीआरडीओ है, जो सिलेबस ऑलरेडी दे चुका है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरह से जो सिलेबस जो डीआरडीओ की वेबसाइट पर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक तरह से क्या खास टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं कि पहले तो अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछेगा, आप दिमाग में हटा लीजिए, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा नहीं, एक तरह से खास टॉपिक होता है जहाँ से पूछता है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इससे है कि कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो सेकंड थर्ड हमारा प्रोजेक्शन होता है, इससे कुछ रहता है। उसके बाद कैड और कैम और CIM, इससे जो पिछला बार क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैं एक तरह से बुक पढ़ा था जहाँ से हूबहू क्वेश्चन आ गया था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सॉलिड मैकेनिक्स, जो हमने बताया कि मैकेनिक्स पूछा ही जाता है। उसके बाद मशीन्स के बारे में, जो सिंपल मशीन होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है, सेकंड टाइप मशीन होता है, और पुल्ली के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद मशीन डिजाइन हो गया, एक तरह से पूछा जाएगा, इसमें मैकेनिक्स में भी मशीन आते हैं, मशीन डिजाइन हो गया जो पूछा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक मशीन हो गया, थर्मल हो गया, हीट ट्रांसफर से पिछले बार जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, 2 से 3 न्यूमेरिकल आया था, जिसमें एक न्यूमेरिकल थोड़ा ईजी था, लेकिन 1-2 न्यूमेरिकल काफ़ी थोड़ा था, एक तरह से लंबा चौड़ा था।
इतना बड़ा में न्यूमेरिकल दिया, तो लग रहा है कि गेट का न्यूमेरिकल दे दिया है। तो हीट ट्रांसफर से थोड़ा था, एक एक दो को बना था मुझसे, एक तो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसका रेफ्रिजरेशन से क्वेश्चन ईजी आते हैं, उसके बाद एयर कंडीशनिंग हो गया, इससे भी कम आते हैं। तो ये दोनों से मिला के उसको आईसी इंजन इसका फेवरेट है, जो एक तरह से कंप्रेसर रेशियो निकालने के लिए दिया था, क्लियरेंस वॉल्यूम निकालने के लिए दिया था। इंजीनियरिंग मटेरियल से पूछता है, प्रोडक्शन से पूछता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से पूछता है, और एक तरह से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से पूछता है। तो दोस्तों हम जो बताया एक तरह से वही टॉपिक यहाँ दिया हुआ है। तो एक तरह से ये जो सिलेबस दिया गया है बाकी सारे जो ब्रांच के लिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ऑटोमोबाइल के लिए दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं केमिकल के लिए दिया है, केमिस्ट्री के लिए दिया है, सिविल के लिए दिया है, कंप्यूटर साइंस के लिए दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और बाकी कम्युनिकेशन के लिए सारे एक तरह से ब्रांचेज के लिए, बीएससी के लिए सारे को एक तरह से यहाँ जो मेन टॉपिक है ना, इसका इंपॉर्टेंट जो फेवरेट टॉपिक है वो सारा यहाँ दे दिया है। मैथमेटिक्स के लिए देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो एक तरह से ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा, अलजेब्रा, लिनियर अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस, कैलकुलस हो गया है, उसके बाद जो रियल एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यही सब आपको एक तरह से टॉपिक कंप्लीट करना है। CBT 2 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और हमने बुक भी बताया है कि कहाँ से आप एक तरह से बुक पढ़ेंगे। तो एक तरह से असिस्टेंट इंजीनियर वाला जो बुक है हमने ग्रुप में शेयर किया है, उसी तरह फिजिक्स के लिए शेयर किया है, बाकी इलेक्ट्रिकल के लिए भी शेयर किया है। तो जो है बेसिक बुक प्लस बाकी जो प्रैक्टिस, पहले तो बेसिक कवर करना है, प्रैक्टिस उसके बाद साथ साथ प्रैक्टिस करना है। उस तरह यहाँ मेटलर्जी के लिए देखते हैं, इतना सारा सिलेबस दिया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। फिजिक्स के लिए क्या क्या टॉपिक है यहाँ दिया हुआ है, साइकोलॉजी के लिए इतना सारा टॉपिक दिया हुआ है। तो आपको यही सारे टॉपिक को कंप्लीट करना है। उसी तरह बुक बाइंडर के लिए दिया हुआ सिलेबस, ये अगर कुछ नहीं तो अगर जिसके पास मान लीजिए बुक नहीं है, बेसिक बुक नहीं, तो वो क्या करे। तो उनके लिए हम यही बताना चाहेंगे कि आप टॉपिक वाइज सर्च कीजिए। जैसे हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड यहाँ पर जो दिया हुआ है, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ बुक, इसको गूगल पर डालिए और इसको अच्छा से पढ़िए और उसको नोट्स बनाइए। उसके बाद बुक बाइंडिंग के बारे में देखिए, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक का मैगजीन के बारे में देखिए, प्लानिंग ऑफ बाइंडिंग के बारे में देखिए। तो इससे रिलेटेड आप देखेंगे तो यूट्यूब पर या जो भी है गूगल पर आपको मिल जाएंगे टॉपिक, और एक तरह से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। कारपेंटर का देख सकते हैं। तो जिनको भी थ्योरी तैयारी नहीं है, आप उसको गूगल से या कहीं से किताब से टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं ना कहीं से बुक को परचेज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यही एक तरह से तैयारी का तरीका है। कोपा के लिए देख सकते हैं इतना सारा हमारा दिया हुआ है। कोपा के लिए देख सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पूरा पढ़िए पहले, कि इसके क्या क्या कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, हार्डवेयर के बारे में पढ़िए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़िए, विंडो ऑपरेटिंग के सिस्टम के बारे में पढ़िए, DOS कमांड के बारे में पढ़िए, लिनक्स के बारे में पढ़िए। तो इस सारे जो टॉपिक दिया है ना, आपको पूरा पढ़ना है, नोट्स बनाना है पहले, अगर नहीं है तब। जिनका नोट्स है उनको तो बल्ले बल्ले है, आराम से अपना ऑब्जेक्टिव मारिए, नोट्स रिवाइजिंग कीजिए। इस तरह इलेक्ट्रीशियन के लिए देख सकते हैं सारे टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, फिटर के लिए टॉपिक है, मशीनिस्ट के लिए टॉपिक दिया हुआ है, मैकेनिकल मोटर के लिए दिया हुआ है, ऑप्टिकल वर्कर के लिए दिया गया है, फोटोग्राफर के लिए टॉपिक दिया है, सीट मेटल के लिए दिया है, सर्वेयर के लिए दिया है, टर्नर के लिए दिया है, और वेल्डर के लिए दिया है। तो एक तरह से CBT 2 के लिए आपको पूरा सिलेबस दे दिया है। ये जो सिलेबस दिया है एक तरह से ओवरव्यू दिया है, जो एक तरह से आपको इसका जो मेन यही टॉपिक है, एक तरह से जो मोस्टली क्वेश्चन जो फंसने वाले हैं 80 से एक तरह से 85% इसी से क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो 15% होता है जो ठीक है, अदर जो टॉपिक जो मान लिया कि एक तरह से इसमें नहीं दिया उससे रहेंगे, लेकिन आपको पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए इतना सिलेबस काफ़ी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मेन आती अपना मटेरियल्स पर, कि उसको कैसे हम देखेंगे और कैसे तैयारी करेंगे। तो हम यहाँ RS खुरमी का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक बुक होता है उस पर आ गए हैं। यहाँ पर इसका जो पहला जो स्टार्ट होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है। तो अगर किन्हीं के पास नोट्स नहीं है तो वो घबराए नहीं। आपको अगर बेसिक बुक मिल गया, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए RS खुरमी बुक है, उसी तरह अलग अलग जो ब्रांच होते हैं उनके लिए बेसिक बुक होते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, बेसिक बुक के लिए मैं बता दूंगा, अपने दोस्तों से पूछ कर बता दूंगा कि क्या उसके बेसिक बुक है, और आपको एक तरह से जानकारी मिल जाएगी। आप उसको परचेज कीजिए या PDF कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, अगर हो सके तो मैं इंतजाम करूंगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं कि मैकेनिकल यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो अगर आपको थ्योरी कंप्लीट नहीं है और एक तरह से कॉपी भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, तो ये जो है ना, इसका जो थ्योरी दिया हुआ है ये इनफ थ्योरी है। जो भी जो चैप्टर स्टार्ट होता है इसका, वहाँ से एक तरह से पूरा एक तरह से थ्योरी दिया हुआ है। इतना अगर थ्योरी कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव मारने में आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको एक तरह से काफ़ी समझ में आएगा। तो देख सकते हैं कि कितना सारा थ्योरी दिया है। इतना थ्योरी एक तरह से कहीं कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता जितना यहाँ दिया हुआ है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी ब्रांच का जो बुक होता है, जो बेसिक बुक होता है, उसमें प्रॉपर थ्योरी दिया रहता है। बस आपको थ्योरी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव को लगाना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कितना थ्योरी है जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो अगर बेसिक बुक को अगर क्लियर कर लेते हैं तो सिर्फ बेसिक बुक से आपको कितना कवर हो जाएगा कोई भी एग्ज़ाम में। अभी तक हमने इतना टेक्निकल एग्ज़ाम दिया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बुक को हम कितना बार पढ़े हैं, तो कम से कम तो मैं बता देता हूँ कि इसको 500 बार ज़रूर पढ़े होंगे। जब से एक तरह से डिप्लोमा पास आउट किए हैं, 2019 में हमने पास आउट किया था, उसके बाद से हमने प्रिपरेशन के चक्कर में इसको कम से कम तो 500 बार पढ़ा होगा। कहने का मतलब है कि इसको ख़त्म करने में हमको इतना बार स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कत हुआ था, थ्योरी पढ़ते थे लाइन बाय लाइन, उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव लगाते थे। काफ़ी प्रॉब्लम होती थी ऑब्जेक्टिव बनाने में कभी कभी, क्योंकि इस ये वाला टर्म नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो गूगल से देख देख कर पॉइंट को नोट कर करके हमने तो हमारा यही बुक पर नोट कर देते थे। अगर मान लिया कि जैसे फोर्स से हमारा कोई पॉइंट मिस कर किया है, समझ में नहीं आ रहा था, तो फोर्स के सामने ही हम लिख देते थे कि अच्छा फोर्स में इस पॉइंट हमको मिस था, कलम से ही लिख देती है, पेंसिल से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ इस तरह हम तैयारी किए थे, इसके पूरा थ्योरी पढ़े थे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, उसको बार बार पढ़े थे, ख़त्म किए फिर से पढ़े, ख़त्म किए फिर से पढ़े। इस तरह लगा, मतलब सोचे कि 500 बार इस किताब को पढ़ना, मतलब हमको न किसको याद था। तो कोई एग्ज़ाम में हम जाते थे तो लगभग 60 से बता देते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हम दिए टेक्निकल 60 से 70% क्वेश्चन सिर्फ RS खुरमी से रहता है। इसके ऑब्जेक्टिव से हो गया, इसके थ्योरी से कुल मिला के 60 से 70% क्वेश्चन इसी से रहता है। तो 60 से 70% एक तरह से लगभग एवरेज नंबर आ जाता है। लेकिन अगर रिजल्ट करना है तो उसके लिए मैं बताऊँगा कि क्या एडिशनल बुक पढ़ना है अगर आपको क्वालिफाई होना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सिर्फ RS खुरमी पढ़ते थे तो हमको रिजल्ट नहीं होता था। तो अब फिर हमने दिमाग लगाया कि आखिर और क्या पढ़े, हमसे क्या छूट रहा है। तब सीनियर से कनेक्ट हुए हम कि अच्छा वो लोग क्या पढ़ रहा है जो रिजल्ट कर रहा है। तब हमने पता चला कि अच्छा ये भी बुक होता है, अच्छा ये भी बुक होता है। तब जब उसको पढ़ने लगे तब हमारा रिजल्ट एक तरह से 6 महीना 7 महीना 1 साल के बाद रिजल्ट होना चालू हुआ। तो उस तरह NMDC में मेरा रिजल्ट हुआ था, SDSC में रिजल्ट होने लगा। उसके बाद वही सितंबर 10 में क्वालिफाई हो गए, पास हो गए। फिर अभी इसी तरह के मटेरियल को पढ़ के, इसी चीज़ को पढ़ के अभी हमने रेलवे JEE जैसे एग्जाम को निकाला है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि थ्योरी में क्या क्या फोर्स दिया हुआ, फोर्स के बारे में हमको क्या नहीं इसमें दिया हुआ है, पूरा डेफिनेशन दिया है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ है, इसके सारे इफेक्ट के बारे में दिया हुआ है, 1 kgf में कितना न्यूटन फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में दिया हुआ है, फिर इस फोर्स को एक तरह से कैसे एक तरह से डिटरमाइन करते हैं वो तरीका दिया हुआ है, पैरेललोग्राम तरीका दिया हुआ है, ट्रिंगल मीटर दिया हुआ है, पॉलीगन मीटर दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ फोर्स दिया हुआ है जो काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोप्लेनर फोर्स में क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट क्या होता है, लामी थ्योरम है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, वारिगन थ्योरम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैरेलल ऑफ फोर्स हो गया, कपल हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पूछा जाता है कि इसका CG कितना होता है, जैसे सिविल मैकेनिकल में पूछा ही जाता है, सेमी स्फीयर का क्या होता है, पिछला बार पूछा गया था, उसके बाद हाफ सर्कल का क्या होता है, ये सारे पूछा जाता है। यहाँ देख सकते हैं सेमी स्फीयर के 3/8 होता है, ये जो पूछा जाता है, कौन का पूछा जाता है। तो इसमें जो थ्योरी दिया हुआ है दोस्तों मैं बताता हूँ कि काफ़ी एक तरह से माइंड ब्लोइंग है। आपको थ्योरी अगर पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव मार लिए तो 60 से 70% आपको एक तरह से टेक्निकल कंप्लीट हो गया मैकेनिकल का। तो उसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि आओ सारे जितने भी ब्रांच वाले हैं, जितने डिसिप्लिन वाले हैं, सब इसी तरह बुक को फॉलो कीजिए। और कहने का मतलब आपका बेसिक बुक निकालिए जिसमें थ्योरी दिया हो, ऑब्जेक्टिव दिया हो, उसको थ्योरी को पहले पढ़िए। अगर नहीं है तो जो अभी अपने सिलेबस दिखाया जो वेबसाइट पर अपलोड है उसको सिलेबस को डीपली पढ़िए, उसको एक टॉपिक को देखिए, उसको पूरा PDF पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए या अपने गूगल से पढ़िए और पढ़ कर नोट्स बनाइए पहले, तब प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है। क्योंकि अभी 1-2 घंटा 3 घंटा टाइम निकाल के नॉनटेक पढ़िए, ज़्यादा ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आप टेक्निकल के लिए पहले जो DRDO जो सिलेबस दिया है ना, बस उतना बस पढ़ लीजिए। यूट्यूब से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, लेकिन कहीं से पढ़िए, नोट्स बनाइए जिससे आपको टॉपिक की जो कंटेंट है उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। जब आइडिया लग जाएगा तो आप जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो बिल्कुल धराएगा। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी दिया हुआ, फ्रिक्शन, लिमिटिंग, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंगल, एंगल और रिपोज हो गया जो पूछा जाता है। तो उसके बाद इफर्ट के बारे में है, उसके बाद इफिशिएंसी हो गया ऑफ द इंक्लाइन प्लेन में, स्क्रू जैक के बारे में दिया हुआ है, लिफ्टिंग मशीन होता है जो पिछला बार पूछा गया था दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज का क्या रेशियो होता है, किसका एकदम सिंपल पूछा गया था। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो के बारे में पूछा जाता है, आउटपुट मशीन के बारे में पूछा जाता है, इफिशिएंसी के बारे में पूछा जाता है, ये वाला पूछा गया था रिवर्सिबल मशीन में कितनी इफिशिएंसी होती है ये पूछा जाता है, नॉन रिवर्सिबल मशीन को कौन सा मशीन कहते हैं ये पूछा गया था। उसके बाद जो जनरल इक्वेशन होता है कभी कभी न्यूमेरिकल के रूप में पूछ लिया जाता है कि हमारा एक तरह से लोड दे देता है यहाँ पर और एक तरह से ये वाला दे दिया उसको, एक तरह से इसको में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल इशू में पूछता है, इससे पूछा था। तो ये भी आपको पूरा एक तरह से मिल जाएगा अगर इसको पढ़ते हैं तो। सिस्टम ऑफ पुली है कि फर्स्ट सिस्टम पुली, सेकंड सिस्टम पुली, थर्ड सिस्टम पुली, क्या नहीं इसमें दिया हुआ, इसका जो वैल्यू हो गया 2n हो गया, n हो गया, a हो गया, उसके बाद स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, उसके बाद मास वेट मोमेंटम हो गया,
इसमें डी एलिमेंट पे आंसर कभी कभी पूछा जाता है। मोशन ऑफ लिफ्ट हो गया, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट में जा रहा था क्या होगा। उसके बाद मोशन ऑफ टू होती है, मोशन ऑफ टू बॉडी, इसमें एक तरह से पूछा जाता है दोस्तों कि इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, इसके बारे में पूछा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, इससे क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट हो गया, रेंज और एक तरह से मैक्सिमम हाइट से फॉर्मूला पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं छोड़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या फार्मूला होती है, टाइम पीरियड की क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये हमारा देख सकते हैं कि इससे पूछा जाता है, सिंपल पेंडुलम से पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग से पूछा जाता है, कंपाउंड स्प्रिंग से पूछा जाता है, सेंटर परकुशियन से कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं। सुपर एलिवेशन क्या होता है, इससे सिंपल चीज़ पूछा जाता है। कोलिजन बॉडी बताए थे कि हमारा कोलिजन होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, परफेक्ट कोलिजन में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं सब चीज़ दिया हुआ है। इलास्टिक बॉडी होता है, नॉन इलास्टिक होती है, तो इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है। उसकी जो वैल्यू क्या होती है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ई की वैल्यू क्या होता है, V2 माइनस V1 U1 माइनस E2। तो देख सकते हैं दोस्तों जो थ्योरी है ना, इसमें ना पूरा एक तरह से A to Z दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगर कोई बॉडी हमारा मोशन कर रहा है तो क्या होगा, अगर हाइट पर है तो क्या होगा, तो अगर पूरा अगर रोल कर रहा है, रोल करते हुए जा रहा है तो कितनी एनर्जी होगी, ये सब दिया हुआ है। काइनेटिक और रोटेशनल एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी लिनियर का दिया हुआ है, कुछ भी दोस्तों छोड़ा नहीं है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या जो भी इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, जो जिसकी भी तैयारी CBT 2 की करना है, तो आप बेसिक बुक को फॉलो कीजिए। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले RS खुरमी को फॉलो कीजिए, उसका पूरा पहले थ्योरी पढ़िए, साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, फिर दूसरा चैप्टर की थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए। जो मेन मैंने जो चैप्टर जो बताया है या DRDO से जो वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड किया है, उसके अकॉर्डिंग पहले थ्योरी पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। तो एक तरह से ये हमारा एक तरह से तैयारी करने का बेस्ट तरीका होगा। उसके बाद आपको हम बताने चाहेंगे कि ये जब हो जाएगा तो मैं एडवांस लेवल का बुक बताऊंगा, जो एक तरह से इससे तो आपको 60 से 70% हो जाएगा। लेकिन आपको चूँकि रिजल्ट में आना है, मेरिट में आना है, तो मेरिट में आने के लिए आपको थोड़ा सा अलग करना होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या अलग करना होगा। तो नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट बुक है, जो मेडजी का बुक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो मेडजी बुक आता है, ये 4400 MCQ नाम से काफ़ी फेमस है। मेडजी पब्लिकेशन के देख सकते हैं ये बुक है, और ESC गेट और PUC लेवल का एक तरह से क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। ये 44 MCQ के लिए मैकेनिकल के लिए एक तरह से फेमस बुक है, और हमारे पास एक तरह से उस समय बुक हुआ करता था, और इसका हम ई बुक अभी दिखा रहे हैं आपको कि ई बुक है। और इससे हमने जो मेरे पास मात्र 14 डे टाइम बचा था टेक्निकल तैयारी करने के लिए। तो मेरा क्या था कि हमने RS खुरमी को बहुत टाइम पढ़ा था थ्योरी, और मेरा ऑब्जेक्टिव का एक तरह से पूरा कंप्लीट था। तो मतलब ये हुआ कि मेरा जो 60 से 70% क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका था DRDO के लिए। लेकिन मुझे मेरिट के लिए पढ़ना था कि मेरिट के लिए क्या पढ़े कि हमारा मेरिट में आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास उस समय जो बुक था दोस्तों, ये वाला बुक था। यही हम बुक के बारे में बात करेंगे कि इस बुक में क्या क्या एक तरह से दिया हुआ है, इसको कैसे पढ़े थे। तो ये दोस्तों इसमें आपको खाली एक तरह से कोई भी थ्योरी नहीं मिलेगा, आपको जनरली जो मिलने वाला है ओनली ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो इस बुक को हमने एक तरह से ओनली 10 दिन में, उस समय इतना जोश था, उतना एक तरह से बेरोजगारी थी मेरे अंदर कि उस समय हमने ग्रुप डी भी दिया था, ग्रुप डी का रनिंग भी किया था। रनिंग हालांकि मेरा CBT 2 एग्ज़ाम होने के बाद था। मेरा जो एग्ज़ाम था 12 जनवरी 2022 को था। 12 जनवरी 2022 में एक तरह से 23 में मेरा एग्ज़ाम था, क्योंकि 22 में लास्ट में तो वैकेंसी आई थी। तो 12 जनवरी 2023 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था CBT 2 का। तो उससे पहले मेरा दौर का भी डेट दे दिया था कि आपको 16 जनवरी का दौर है। तो उस समय मैं ग्रुप डी क्वालिफाई कर चुका था और ग्रुप डी का दौड़ करना था। तो मैं सोचा कि छोड़ो, पहले हम ये चूँकि लेवल 6 का जॉब है, U1 का जॉब था, तो इस पर पहले फोकस किया कि चलो इसको फोकस करते, ये निकल जाएगा तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हमने सब चीज़ छोड़ के, हमने स्टार्टिंग में दौड़ा था लेकिन उतना प्रैक्टिस नहीं किया था। तो वही हमने पहले CBT 2 पर पूरा फोकस किया और 10 दिन में पूरा ये वाला बुक ख़त्म कर दिया। तो ये ख़त्म करने के बाद हमारा ख़त्म भी हुआ, DRDO ग्रुप डी के लिए दौड़ भी दौड़े, वो भी क्वालिफाई कर गए। उसका भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ ही गया था, लेकिन उससे पहले हमारा DRDO को ज्वाइनिंग लेटर आ गया था और हमने ज्वाइन किया था। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इसमें लगभग दोस्तों हम सब पढ़ लिए थे, जैसे मोस्टली चैप्टर पढ़ लिए थे। बताते हैं कौन कौन पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने थर्मोडायनामिक पढ़ा था, जो एक तरह से पूरे सिलेबस में दिया हुआ है। उसका रेफ्रिजरेशन, उसके बाद हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेफ्रिजरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। उसके बाद हीट ट्रांसफर से पूछे जाते हैं। बताया था कि 3 गो न्यूमेरिकल दिया था, 1 गो 2 गो तो बहुत फारू न्यूमेरिकल था एकदम। उसके बाद पावर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहते हैं लेकिन थोड़ा कम रहते हैं, कंप्रेसर वगैरह से आते हैं।
अब यही हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आईसी इंजन, इसका एकदम फेवरेट टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक आईसी इंजन, स्टेनर मटेरियल जो फेवरेट टॉपिक है, इसके बारे में हो गया। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है थियोरी मशीन, ये भी जो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसके बाद मशीन डिजाइन में पूछा जाता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल से पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं बताता जो उस समय बताया था कि कैड कैम से हूबहू मेरा क्वेश्चन लग गया था। तो देखते हैं कि यहाँ पर कैड कैम जो कहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने इससे पढ़ा था, उस समय हमारा लड़ा भी था। तो यहाँ देखते हैं कि किसमें कैड कैम है। तो आप जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जो एक तरह से लास्ट में जो एक तरह से दिया गया था न्यूमेरिकल कंट्रोल, यहाँ देख सकते हैं आप कि हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में यहाँ पर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के बारे में दे रहा है। तो ये इसी से में एक तो न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब होता है CNC ही होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। तो इसी में कैड कैम से एक तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। और जब आप पढ़ेंगे ना तो एक तरह से आपको पूरा पता चल जाएगा। तो इस बुक को हमने 10 दिन में मात्र ख़त्म कर दिए थे। अगर 10 दिन में ख़त्म करके 2 से 3 दिन में रिवाइजिंग भी मार दिए थे। और उसके बाद RS स्कूल मेरा कंप्लीट ही था। उसके बाद कब थोड़ा थोड़ा मैं टेक्स्ट बुक पर, जब मुझे लगा कि थोड़ा टेक्स्ट बुक भी देख लेना चाहिए, तो टेक्स्ट बुक भी हम थोड़ा थोड़ा सेट मार रहे थे। तो लगभग टेक्स्ट बुक में जो बुक क्वेश्चन आ रहे थे लगभग यही मेडिस से ही क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो लगभग लग रहा था मुझे कि पढ़ा हुआ सब क्वेश्चन लग रहा है। तो जो मेन बुक है वो हो गया RS खुरमी हो गया। उसके बाद आपको मेडजी बुक हो गया जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। साथ ही साथ अलग अलग ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मेडजी बुक आते हैं। और नहीं तो मैं तीसरा बुक बताना चाहता हूँ जो उस समय हम नहीं पढ़े थे, इसी से मेरा काम हो गया था। लेकिन हाँ बाकी हम और भी एग्ज़ाम के लिए जैसे SDSC के लिए पढ़ा था। उसके बाद अभी रेलवे JEE जो अभी हमने क्वालिफाई कर चुके हैं उसके लिए हमने जो पढ़ा था उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि हमारा जो पहला बुक है, यहाँ पर अगर मेडजी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेडजी भी एक तरह से स्टैंडर्ड बुक है। और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये भी एक तरह से स्टैंडर्ड बुक ही है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं वो सारे एक तरह से इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं टाइटल में कि ऑल इंडिया JEE इंजीनियरिंग सर्विस एंड PSU एग्जाम रिलेटेड, वहाँ भी PSU से रिलेटेड था और गेट और एक तरह से अलग अलग एग्जाम के लिए थे। तो यहाँ देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 है और इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको जितना भी एक JEE लेवल का एग्जाम होता है दोस्तों, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसमें कोई भी एक तरह से छूटने वाला है नहीं। ये YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक तरह से बुक है, इसमें पूरा एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन को बुक को अगर फॉलो करते हैं, जैसे कि हमने SDSC के लिए फॉलो किया था और रेलवे JEE के लिए अभी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास ज़्यादा नोट्स है नहीं, तो मैं इसी तरह के बुक RS खुरमी बुक मेरे पास ओनली है और ये वाला बुक है, मेडजी बुक भी मेरे पास नहीं है। तो ये वाला बुक एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके सभी ब्रांच के लिए, सारे डिसिप्लिन के लिए वाला यूथ पब्लिकेशन का बुक मिल ही जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम 1 में क्या क्या दिया हुआ है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थियोरी मशीन हो गया, सारा टॉपिक एक तरह से दिया हुआ है। उसके बाद क्या है मैकेनिकल मेजरमेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, जो ड्राइंग भी पूछ रहा है DRDO में इस बार। मशीन डिजाइन हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। तो एक तरह से वॉल्यूम 1 है ना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक तरह से सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग एक इसमें जितना भी चैप्टर दिया हुआ है सारा एक तरह से चैप्टर आपको पूछ ही रहा है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो पढ़ने का तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ आपको देख सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको एक तरह से स्टार्ट करना है शुरू से यहाँ से और एक रिवीजन करते जाना है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या कीजिए कि उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको गूगल से सर्च कीजिए कि आखिर हाँ इसके में क्या होना चाहिए। अगर इस टर्म के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसको सर्च कीजिए गूगल पर। पॉइंट एप्लीकेशन नहीं समझ तो सर्च कीजिए गूगल पर, उसको देखिए, उसको उसी से मैं समझ के ख़त्म कीजिए। तो ये होता तरीका पढ़ने का। और साथ ही इसका थ्योरी भी दिया हुआ उसको भी पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से आपको 90% समझ में आ ही जाता है, 95%, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन जो है ना अच्छा देता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि CBT 2 के लिए आपको इसी तरह यूथ के काफ़ी सारे बुक मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, अदर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस ही इंसान को महान बनाता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेसिक बुक पढ़ने के बाद, जो मैं बताया RS खुरमी जैसा अगर बुक है आपके पास, उसके बाद उसका थ्योरी ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद अगर ये वाला बुक पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम एक तरह से करेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी तरह इसका वॉल्यूम 2 के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ये है जो इसका वॉल्यूम 2 है। ये जो वॉल्यूम 1 है वॉल्यूम 2 में आता है, काफ़ी एक तरह से मोटा हो जाता है, तो इसलिए 2 वॉल्यूम में आता है। सेम चीज़ है, क्या है, बस वॉल्यूम ये 2 है। तो देखेंगे वॉल्यूम 2 में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि वॉल्यूम 2 में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ जो मेनली से आपको मिलेगा इसमें, तो रिमेनिंग जो चैप्टर बच गया था, थर्मोडायनेमिक्स बच गया था। उसके बाद यहाँ क्या बच गया था, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, तो इतना इससे नहीं आता है। रेफ्रिजरेशन से कुछ क्वेश्चन आता है और इसमें जो फेवरेट टॉपिक है DRDO का इंटरनल कंबशन इंजन है, ये फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद क्या हो गया,
फ्लूइड मैकेनिक्स भी क्या है, डीआरडीओ का फेवरेट टॉपिक है। मशीनरी से क्वेश्चन आता है और हीट ट्रांसफर से न्यूमेरिकल देता है, 3 से 4 न्यूमेरिकल हीट ट्रांसफर से रहता है। तो एक तरह से 3 से 4 चैप्टर इसका क्या है, इसमें पार्ट 2 में है। तो इसमें भी देख सकते हैं उसी तरह हो गया। इसमें भी आपको एक तरह से पूरा जो जितने भी प्रीवियस ईयर है ना, वो सब दिया हुआ। देख सकते हैं कि 0th ला कितने एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं एकदम गर्दा झाड़ के पूछा गया है। तो अगर 0th ला आपको एक तरह से पूरा समझ के जाइए, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता ही है। देखिए आरआरबी में कितना बार पूछा गया है। आरआरबी में एकदम गर्दा झाड़ा है, एमआरपीएल हो गया, उसी प्रकार बहुत सारा एग्जाम हो गया, डीआरडीओ में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ ड्यूरिंग थ्रोटलिंग हो गया, काफ़ी एक तरह से कंसेप्ट भी दे देता है इसमें। तो एक तरह से ये जो बुक है ना, आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आर.एस. खुरमी प्लस यूथ पब्लिकेशन पढ़िए। अगर मेडजी अगर पास नहीं है तो नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेडजी से एक तरह से ये ज़्यादा ही अच्छा है। मेडजी में एक तरह से एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं देता है, एक तरह से पीछे रहता है, तो एक तरह से पढ़ने में होता है दिक्कत। लेकिन मेडजी में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग अच्छा लेवल का होता है। तो आपको उसमें से कुछ चैप्टर तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था उस समय सेप्टेम्बर 10 में मेरा रिजल्ट हुआ था। और अगर डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो मेडजी ज़रूर फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो हो जाता है। लेकिन अगर टाइम है तो मेडजी, आर.एस. खुरमी या साथ ही साथ यूथ पब्लिकेशन, इस सबको रिवाइजिंग मारते रहिए धीरे धीरे। आपको एक तरह से कोई रिजल्ट होने से नहीं रोक सकता है मैकेनिकल के लिए। साथ ही साथ अलग अलग ब्रांच के लिए भी यही कंसेप्ट अपनाइए। बेसिक पढ़िए, बेसिक के साथ आप उसका जो मेडजी का अगर मिल जाता तो वो पढ़िए, नहीं तो यूथ पब्लिकेशन का आपको ईजिली मिल जाएगा। हर एक ब्रांच के लिए, कंप्यूटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, फिजिक्स के लिए भी मैं बता दूंगा। वो हालांकि टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर जिनके पास एक तरह से नोट्स नहीं बना हुआ है, डीआरडीओ के सिलेबस जो आउट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप नेट से, यूट्यूब से पूरा थ्योरी बनाइए, नोट्स बनाइए, और तब ऑब्जेक्टिव मारिए, मज़ा आएगा और तभी एक तरह से एग्जाम क्रैक होगा। तो दोस्तों ये हमारा था स्ट्रेटजी था CBT 2 की तैयारी कैसे करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।